तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 34 का फोर्थ पार्ट यानी डी। सेक्शन 465, इसमें से अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन बन सकता है, हु मे इशू वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस। किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए वारंट कौन जारी कर सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरी वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस may be issued either by the judge or magistrate who pass the sentence। वो जज, वो मजिस्ट्रेट जिन्होंने सजा दी है, सेंटेंस पास किया है, वारंट वो इश्यू करेंगे। और बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस। बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस मतलब उनके बाद जो भी आकर के बैठेगा वहाँ वो करेंगे। मान लीजिए इस दौरान उनका ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर वो नहीं रहते हैं, तो जो उनकी जगह आकर के बैठेगा फिर इस काम को वो करेगा। और यहाँ सेक्शन 465 कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत टेक्निकल है। सेक्शन 466, सेंटेंस ऑन एस्केप्ड कन्विक्ट व्हेन टू टेक इफेक्ट। निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा। जब किसी व्यक्ति को दंडित कर दिया गया है, उसे सजा सुना दी गई है और फिर बाद में वो जेल से भाग जाता है, ये कहानी है यहाँ। और जेल से भागने के बाद अगर वो अपराध भी कर देता है, फिर उस अपराध की ट्रायल चलेगी, वहां उसको सजा भी मिलेगी। अब उसको कितनी सजाएं भुगतनी है? 2। एक तो वो वाली जो उसे मिली हुई है और एक अब नई वाली। तो एक तो ये सबसे पहले ये समझो। आइए 467 को देख लेते हैं। ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट है। सेंटेंस एंड ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस्ड फॉर अनदर ऑफेंस। अब 467 की लैंग्वेज को जब हमने पढ़ा तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन नहीं, दोनों एक बात नहीं है। 466 और 467 में जो सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि 466 के अंदर वो जेल से भागा हुआ है और 467 में वो पहले मुकदमे में सजा काट रहा है, उसके बाद उसको एक सजा और हो जाती है किसी अन्य अपराध में, पर भाग करके नहीं। और भी तो ऑफेंस किए होंगे उसने, उनके अंदर उसकी सजा हो जाती है। तब हमें यह समझना है कि पहले वो सजा किसकी भुगतेगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 466। क्या कहता है वो, आइए। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब किसी व्यक्ति को किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया जाता है और वो जेल से भाग जाता है, तो बाद में वह दूसरे किसी ऑफेंस के लिए भी कन्विक्ट किया जा सकता है। किया जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है। अब हमें देखना है कि कौन सी सजा पहले भुगतेगा। जब निकल भागे सिद्ध दोष को इस संहिता के अधीन मृत्यु, आजीवन कारावास या जुर्माने का दंडादेश दिया जाता है, तब ऐसा दंडादेश इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए तुरंत प्रभावी हो जाएगा। When a sentence of death, LI or fine is passed under this संहिता on an escaped convict, ये पहली पॉइंट है कि मान लीजिए जो एस्केप्ड है, एस्केप्ड कन्विक्ट है, इसको सजा मिली है डेथ, LI या फाइन।
तो ये एस्केप्ड कन्विक्ट पहले तुरंत प्रभाव से, यह इमीडिएटली वर्ड है, तुरंत ये वाली जो सजा है लागू हो जाएगी। वो जेल से भाग गया और उसने कोई अपराध किया होगा, उसमें उसको सजा मिली, डेथ, LI, फाइन। तो सबसे पहले तुरंत ये प्रभावित हो जाएगी, ये चलने लग जाएगी। When a sentence of death, LI, fine is passed under this Sanhita on an escaped convict, such sentence shall, subject to the provision herein before contained, take effect immediately. Take effect immediately. ये MCQs में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टेक इफेक्ट इमीडिएटली। अब इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है चोरी का, और इसको सजा दे दी 2 साल की। अब ये भाग गया, सजा काट रहा था, वहां से भाग गया। भागने के बाद इसने क्या किया, एक मर्डर कर दिया। फिर इसको पकड़ के जेल में हो गई, और इस वाले के अंदर इसको सजा सुना दी डेथ की। अभी इसके ये 2 साल के सजा, एक तो ये और एक ये मृत्युदंड, तो ये जेल के अंदर है। कौन सी सजा इसी पहले पूरी करेगा, ये 2 साल पूरी पहले करेगा या डेथ सेंटेंस इसको पहले ये करेगा? सीवियर पनिशमेंट है। मैंने यहाँ पे ये पहला ही सामान्य सिद्धांत है ये। अगर उसको बाद वाले में डेथ, LI, फाइन मिलता है तो वो पहले तुरंत प्रभावित हो जाएगी, तुरंत। कौन सी वाली? ये वाली। ये सेंटेंस डेथ, LI या फाइन। अगर पहले में उसको डेथ मिली है और फिर वो यहां से भाग गया, फिर दूसरा बाहर जाके उसने ऑफेंस किया और उसको डेथ मिल गई, तो पहले ये वाली होगी। अगर उसे पहले वाले ऑफेंस में आजीवन कारावास मिला हुआ था, वो वहां से भाग गया और फिर उसने बाहर जाके कोई ऑफेंस किया, उसमें उसको सजा मिली आजीवन कारावास की, तो पहले ये वाली प्रभावित होगी। सबसेक्शन 2, when a sentence of imprisonment for a term is passed under this संहिता on an escaped convict, जब निकल भागे सिद्ध दोष को इस संहिता के अधीन किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब। अब इसमें 2 क्लॉज है। सबसेक्शन 2 के अंदर A क्लॉज है और एक B क्लॉज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कहता है A क्लॉज। इफ सच सेंटेंस इज सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि सच सेंटेंस इज सीवियर इन काइंड। ये जो सच सेंटेंस है, ये कौन सा वाला सेंटेंस है? नया वाला, दूसरा। बस अगर आपने ये चीज पकड़ ली तब तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ सच सेंटेंस इज सीवियर इन काइंड and then the sentence which such convict was undergoing when he escaped, यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से, कौन से वाले दंडादेश से? जो पहले दिया गया था, उस वाले दंडादेश से जिसके लिए वो अंदर सजा काट रहा था और फिर वहां से भागा है। यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से
कठोर किस्म का हो, कठोर किस्म का हो, कैसा हो, कठोर किस्म का, सीवियर किस्म का हो, बाद वाला उस पहले वाले से कठोर किस्म का हो। सर ये कठोर किस्म का हो का क्या मतलब है? सब सेक्शन 3 को देखिए, वो कहता है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 ए सेंटेंस ऑफ रिगरियस इम्प्रिजनमेंट शैल बी डीम्ड टू बी सीवियर इन काइंड देन ए सेंटेंस ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सबसेक्शन 3 ने क्या कहा? सबसेक्शन 3 ये कहता है कि देखिए इम्प्रिजनमेंट आप सब जानते हैं, हाँ जानते हैं, कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है सिंपल और एक होता है रिगरियस। तो इसने कहा उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए कठोर कारावास का दंडादेश सादा कारावास के दंडादेश से कठोरतम किस्म का समझा जाएगा। ओके, उसने जो पहला ऑफेंस किया उसमें उसको सजा मिली 2 साल की और 2 साल का सादा कारावास। उसने जो सेकंड ऑफेंस किया भाग करके, उसमें उसको सजा मिली 2 साल की। ये वाला उसको सजा मिल रही है मान लो रिगरियस। अब बताओ ये जो सच सेंटेंस है दूसरे नंबर का, ये पहले वाले सजा से सीवियर है या नहीं? भाई सीवियर है कि नहीं है ये कैसे पता किया? क्योंकि पहले भी 2 साल थी, अब भी 2 साल है। लेकिन एक बात पता चल गई, सीवियर इसलिए बोला आपने क्योंकि यहाँ पे सादा कारावास था, अब की बार कठोर कारावास दिया गया है। ऐसा कोई ऑफेंस किया है उसने जिसमें जज साहब ने उसको कठोर कारावास दे दिया, तो ये कैसा हो गया? सीवियर पनिशमेंट हो गया, सीवियर पनिशमेंट हो गया। तो यहां सबसेक्शन 3 कंप्लीट होता है। वो इतनी बात बता रहा है अभी कि सीवियर पनिशमेंट का मतलब यहां इस तरह से भी समझ लेना। सबसेक्शन 2 का जो क्लॉज ए है उसने कहा इफ सच सेंटेंस इज सीवियर इन काइंड, तो यहां पर मैंने आपको जो सीवियर इन काइंड है उसका मतलब समझाया। इफ सच सेंटेंस इज सीवियर इन काइंड देन द, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? जो पहले उसको मिला हुआ है। देन द सेंटेंस विच सच कन्विक्ट वाज अंडरगोइंग व्हेन ही एस्केप्ड, जब वो वहां से भागा था उस समय जो वो भुगत रहा था उससे अगर सीवियर टाइप का है तो द न्यू सेंटेंस मतलब बाद वाला, शैल टेक इफेक्ट इमीडिएटली। अब ये क्लॉज ए कंप्लीट हो गया। अब क्लॉज ए कंप्लीट हो गया। ये पहले वाला और ये नया वाला, तो नया मतलब बाद वाला। मान लीजिए नया वाला सीवियर है, किसके कंपैरिजन में? पहले वाले के कंपैरिजन में। तो फिर ये वाला पनिशमेंट टेक इफेक्ट इमीडिएटली, सबसे पहले ये वाला सजा पूरी होगी, फिर उसके बाद ये वाली सजा भुगतेगा। जो वहां से भागते समय भुगत रहा था वो वाली। और यहां पर क्लॉज ए कंप्लीट होता है। अब जिसको क्लॉज ए में प्रॉब्लम है वो बोलो। सब सेक्शन 2 का क्लॉज बी, इफ सच सेंटेंस इज नॉट सीवियर इन काइंड, यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतर किस्म का ना हो जिसे ऐसा सिद्ध दोष
जब निकल भागा था, भोग रहा था, तो नया दंडादेश उसके द्वारा उस अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास भोग लिए जाने के बाद प्रभावी होगा, जो उसके निकल भागने के समय उसके पूर्ववर्ती दंडादेश की शेष अवधि के बराबर है। इफ सच सेंटेंस इज नॉट सीवियर इन काइंड। If such sentence is not severe in kind, then the sentence which such convict was undergoing when he escaped. अब उसे मिला 7 साल का कारावास पहले वाले में। अब इसमें से उसने क्या किया, 1 साल भोग लिया, 1 साल उसका कंप्लीट हो गया, फिर 1 साल बाद वो क्या हुआ, भाग गया। भागने के बाद ये वाली सिचुएशन आ गई। 1 साल तो उसने भोग लिया था, फिर वो भाग गया, उसके बाद किसी और ऑफेंस के अंदर उसे 2 साल का कारावास की सजा मिल जाती है। Was undergoing when he escaped, comma, the new sentence, 2 years imprisonment shall take effect। अब immediately नहीं है, अब immediately लिखा हुआ नहीं है, अब shall take effect after he has suffered imprisonment for a further period equal to that which at the time of his escape remained, ये है इंपॉर्टेंट चीज, remained unexpired। तो कितना पीरियड अनएक्सपायर्ड अभी बाकी है, 6 साल। 1 साल तो भोग लिया था, 6 साल बाकी हैं। ऑफ हिज फॉर्मर सेंटेंस, फॉर्मर मतलब पहले वाला। तो अब इसका क्या समझ में आया। अब ये मेरा क्वेश्चन है कि बताओ 2 साल का जो कारावास है वो कब प्रभावित होगा। 7 साल का सादा कारावास और 2 साल का जो कारावास है वो है कठोर। तो सीवियर ये वाला हो गया, तो सीवियर ये वाला हो गया। अगर मान लो ये भी सादा है और ये भी सादा है तो सीवियर ये वाला हो गया। परंतु जब यहां भी 7 साल है, यहां भी 7 साल है और यहां बताए ये सादा है और ये कठोर है, तो फिर पहले ये होगा। इस तरह से इस वाली सिचुएशन में भी पहले वो कठोर वाला कारावास काटेगा पहले। तो पहली प्रेफरेंस तो ये दी जाएगी ये सादा कारावास है या कठोर कारावास है। कठोर को सीवियर माना जाता है फॉर सबसेक्शन 2। और ये बात सभी समझ लें, अगर कठोर लिखा हुआ है तो पहले वो वाला होगा, फिर चाहे ये कमी क्यों ना हो। और यहां पर सेक्शन 466 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 467। ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट है।
अब यहां भागने का नहीं है कुछ। अब ये व्यक्ति है, अब इसके ऊपर ये ऑफेंस नंबर 1, एक और ऑफेंस चल रहा है इसके ऊपर, एक ट्रायल ये रही, एक ट्रायल ये रही। ये कहानी इस तरह से है, जब कोई व्यक्ति एक मुकदमे चल रहा है उसके ऊपर और किसी और कोर्ट में दूसरा मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर, या उसी कोर्ट के अंदर और कोई दूसरा मुकदमा भी चल रहा है उसके ऊपर, एक में चल रहा है चोरी का मुकदमा, एक में चल रहा है लूट का मुकदमा, यूं समझेंगे 467 को। यहां तक क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो या अपने आप को कंफर्म करना चाहता है तो बात करें मेरे से। इतनी क्लियर है? अब कहानी आगे क्या कहती है? When a person already undergoing a sentence of imprisonment, ये सजा काट रहा है 3 साल का कारावास। कितना टाइम हो गया इसको? इसको 1 साल कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ, इसका कोई दूसरा ऑफेंस था ना, उसके अंदर इसको सजा हो रही है। अब आज उसका डिसीजन होने वाला है। When a person already undergoing a sentence of imprisonment is sentenced, अब ये जो is लिखा है ना, अब ये बात आ गई यहां जाने की। इसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? इस व्यक्ति के बारे में। किसके बारे में? उस व्यक्ति के बारे में जो किसी अपराध के अंदर सजा भुगत रहा है। उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। क्यों, क्या हो गया? अरे उसको वो वाला मुकदमा था ना लूट का, हाँ, उसमें भी सजा हो गई इसको। ओह अच्छा, हाँ। तो अब हमें ये देखना है वो कौन सी सजा पहले भुगतेगा। अब बताइए, मेरी इस बात पर किसी को कोई कुछ पूछना हो तो पूछ लो। यानी कि मैंने ये बताया है कि 467 में आखिर हम समझने क्या जा रहे हैं, बस इतना सा बताया है। आप लोग आगे मत पढ़ना, मेरे साथ साथ चलो। बस मुझे इतनी सी बात बता दो, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. When a person already undergoing a sentence of imprisonment is sentenced on a subsequent conviction, अब ये हो गया subsequent conviction। subsequent का मतलब होता है बाद वाला। is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment or imprisonment for life, such imprisonment or imprisonment for life shall such imprisonment or imprisonment for life shall commence मतलब शुरुआत, shall commence at the expiration of the imprisonment। expiration of the imprisonment, कौन से imprisonment के expire होने के बाद, to which he has been previously sentenced, यानी कि ये वाली कॉमा। यहां पर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, क्योंकि इसके आगे जो लिखा हुआ है
वो एक अलग कहानी आ जाएगी। इसलिए आज हमने मिस्टर ए को अरेस्ट किया चोरी के आरोप में, और उसको सजा, चोरी में उसको पकड़ लिया। बहुत ध्यान से सुनना। फिर उसकी ट्रायल चल रही थी, फिर उसकी बेल हो गई, पर मुकदमा चल रहा है। मुकदमा है 2021 का, चोरी का, और उसके बाद जनवरी 2021, मार्च 2021 में उसकी बेल हो जाती है। केस चल रहा है अभी। मार्च में उसकी बेल हो गई। बेल हो जाने के बाद 2022 जनवरी में उसने रॉबरी करी, अंदर जेल में गया, और अप्रैल 2024 में, अप्रैल 2024 में फैसला आ गया रॉबरी का। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मामलों की जो डिसीजंस होंगे वो ईयर वाइज चलेंगे कि पहले वो हुआ है तो पहले उसका वो जजमेंट होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी आ सकता है। यहाँ पे रॉबरी वाले का जजमेंट आ गया। सात साल का कारावास। अब ये जेल में है। फिर क्या हुआ? जुलाई 2024 में चोरी वाले का जजमेंट आ गया। चोरी वाले का 3 साल का कारावास। या फिर ये भी हो सकता है चोरी वाले का पहले जजमेंट आ गया हो और फिर बाद में रॉबरी वाले का जजमेंट आया हो। भागा नहीं वो। तो 467 यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। फिर 467 कहता है कौन सी सज़ा पहले होगी और कौन सी सज़ा बाद में होगी। तो 467 ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि भैया ये वाली जो है ना सब्सीक्वेंट कन्विक्शन, तो यहाँ पे सब्सीक्वेंट कन्विक्शन कौन सा हुआ? चोरी वाला। चोरी की सज़ा मिली है जुलाई 2024 में, तो ये सब्सीक्वेंट हो गया। ये मत सोचना चोरी तो सर पहले हुई थी, सब्सीक्वेंट तो रॉबरी हुआ। सब्सीक्वेंट ऑफेंस नहीं है, सब्सीक्वेंट कन्विक्शन है। हाँ, उसके बाद फिर वो जो बाद में हुआ है कन्विक्ट वो भुगतेगा। बस 467 यही बात कहता है। 467 में अभी इतना बताया है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। कॉमा, तो कॉमा लगाने का मतलब हुआ कि भैया सिद्धांत तो ये बता दिया इन्होंने कि सब्सीक्वेंट जो कन्विक्शन है वो कब शुरुआत होगा? पहले वाले के पूरा हो जाने के बाद। यदि जब तक न्यायालय यह निर्देश न दे, यानी अगर कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दे दिया है, अगर कोर्ट ने कुछ और डायरेक्शन दे दिया है, तो फिर ये वाली कहानी नहीं चलेगी। तो कोर्ट ने जो बोला है वो चलेगा। मतलब सर, मतलब ये, unless the court direct that the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence, अगर कोर्ट ने ये आदेश दे दिए, हालांकि यहां मतलब है नेगेटिव से, अगर कोर्ट ने ये वाला आदेश नहीं दिया है, अगर कोर्ट ने ये वाला आदेश नहीं दिया है, तो कौन सा वाला? कि ये दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। अगर कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है तो फिर पहले जो कन्विक्ट हुआ है वो सजा काटेगा
उसके बाद सब्सीक्वेंट कन्विक्शन वाली सजा काटेगा। और अगर कोर्ट ने यह कह दिया कि दोनों सजाएं साथ साथ होंगी तो फिर दोनों सजाएं साथ साथ ही होंगी। अदरवाइज पहले वो वाली पूरी करेगा, उसके बाद सब्सीक्वेंट कन्विक्शन वाली पूरी करेगा। अब यहां पर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अब मैं आपको सेक्शन 467 का एक प्रोवाइजो दिया हुआ है वो बताने जा रहा हूं। परंतु जहां उस व्यक्ति को किस व्यक्ति को जिसे प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर धारा 141 के अधीन आदेश द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन who has been sentenced to imprisonment by an order under section 141 in default of furnishing security is whilst undergoing such sentence sentenced to imprisonment for an offense committed prior to the making of such order, the later sentence shall commence immediately। अब एक काम करिए, सबसे पहले तो आप सेक्शन 141 निकालिए। 141 कहता है प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। उसको आदेश दिया गया कि भैया प्रतिभूति जमा कराओ, लेकिन नहीं दी उसने, नहीं देता है तो उसको कारावास हो जाएगा। ठीक है, वापस 467 में आ जाइए। जहां उस व्यक्ति को जिसे प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर 141 के अधीन आदेश द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है और दंडादेश भोगने के दौरान ऐसे आदेश के दिए जाने के पूर्व किए गए अपराध के लिए, ऐसे आदेश के दिए जाने के पूर्व, ऐसे आदेश के दिए जाने से पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास का दंडादेश दिया जाता है, वहां जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वहां क्या होगा, वहां पश्चात कथित दंडादेश। अब मुझे यह बताओ, पश्चात कथित दंडादेश कौन से वाले की बात हो रही है? पश्चात कथित दंडादेश, ये किसके बारे में बोल रहा है? पश्चात कथित कौन सा? जो ऑफेंस के लिए। चलिए दोबारा बताता हूं। अब हम समझते हैं 467 का प्रोवाइजो। 467 का प्रोवाइजो क्या कहता है? वेयर ए पर्सन हु हैज बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 141। अब ये व्यक्ति है, इसको 141 के अंदर सिक्योरिटी देने का ऑर्डर हुआ था, लेकिन ये नहीं दे पाया। तो कोर्ट ने क्या किया, इसको नहीं देने की वजह से 3 महीने की कारावास सुना दिया। अब क्या हुआ, एक ऑर्डर पास हुआ इसके खिलाफ किसी अपराध के अंदर,
जो ऑफेंस इसने इस वाले ऑर्डर से पहले किया था, इसने एक ऑफेंस किया था, वो मुकदमा इसके ऊपर चल रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ, 141 के अंदर सिक्योरिटी देने का ऑर्डर हुआ और इसने नहीं दिया, उस पर कोर्ट ने कहा 3 महीने का कारावास। लेकिन क्या हुआ, ये वाला ऑर्डर पहले ऑफेंस जो किया हुआ था उसका एक ऑर्डर पास हुआ और उसमें इसको सजा मिलती है 2 साल की, 2 साल का कारावास। अब हमें यह समझना है कि 2 साल का कारावास पहले भुगतेगा या 3 महीने का कारावास पहले भुगतेगा। तो पहले वो 2 साल का कारावास भुगतेगा, उसके बाद वो ये वाला कारावास भुगतेगा। और यहां पे 467 का जो प्रोवाइजो है वो कंप्लीट होता है। 467 का सब सेक्शन 2 वो क्या कहता है, और लिख लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी व्यक्ति को जो आजीवन कारावास का दंडादेश पहले से ही भोग रहा है, पहले से ही भोग रहा है, क्या भोग रहा है, एलआई, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब पश्चातवर्ती दंडादेश पूर्व दंडादेश के साथ साथ भोगा जाएगा। When a person already undergoing a sentence of imprisonment for life, 467 का सब सेक्शन 2 कहता है, जब कोई व्यक्ति मान लीजिए एलआई भुगत रहा है, अब उसके दूसरे किसी ऑफेंस के अंदर ऑर्डर पास हुआ और उसका ऑर्डर पास होता है 10 साल की सजा कारावास, या एलआई आ गया किसी दूसरे वाले में, तो इसी के अंदर मान लिया जाएगा, साथ साथ भोगेगा। बस 467 का सब सेक्शन 2 यही कहता है, व्हेन ए पर्सन ऑलरेडी अंडरगोइंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज sentenced on a subsequent conviction to imprisonment for a term or imprisonment for life, the subsequent sentence, ये वाला, shall run concurrently with such previous sentence, दोनों साथ साथ। और यहां पर 467 का सब सेक्शन 2 कंप्लीट होता है। सेक्शन 468 लिख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेयर एन एक्यूज्ड पर्सन हैज ऑन कन्विक्शन बीन sentenced to imprisonment for a term not being imprisonment in default of payment of fine. The period of detention, if any, undergone by him during the investigation, inquiry, trial of the same case and before the date of such conviction shall be set off against the term of imprisonment imposed on him on such conviction, and the liability of such person to undergo imprisonment on such conviction shall be restricted to the remainder, if any, of the term of imprisonment imposed on him. बहुत ही सिंपल है। जहां अभियुक्त व्यक्ति दोष सिद्धि पर किसी अवधि के लिए कारावास से दंडादेश किया गया है, आइए, अभियुक्त को दंडादेश किया गया है, कितना,
4 साल का इम्प्रिजनमेंट प्लस जुर्माना 5,000 रुपये। ठीक है, दंडादेश किया गया है, कॉमा जो ये जो किसके लिए है? 4 साल का जो कारावास की बात बोली है ना, जो दंडादेश किया गया है। अब अगर ये भी होता है ना कि अगर आप फाइन नहीं देंगे तो आपको 9 महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। तो इसको दंड कितना मिल रहा है? एक तरह से 4 साल 9 महीने। लेकिन इसने कहा जो जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम के लिए कारावास नहीं है। तो भैया ये तो इसका कैसा कारावास है? सब्सटेंटिव, इसकी बात हो रही है। ये सब्सटेंटिव सेंटेंस है 4 साल, और 9 महीने का जो सेंटेंस है उसको क्या बोलेंगे? उसे सब्सटेंटिव सेंटेंस नहीं बोलेंगे। वो तो फाइन पे नहीं किया तो भुगतना पड़ेगा आपको 9 महीने का कारावास, फाइन पे नहीं करने पर। आगे क्या कहता है? वहां उसी मामले के अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान, उसी मामले के, इसी मामले में, जिस मामले के अंदर ये सजा हो रही है इसको, और ऐसी दोष सिद्धि की तारीख से पहले, दोष सिद्ध की तारीख से पहले उसके द्वारा भोगे गए, इसका मतलब आज जो उसको दोषित किया गया है 4 साल का, वो पहले, इससे पहले इसी मामले में कस्टडी में रहा हुआ है। कितने दिन पुलिस कस्टडी में रहा था? वो 15 दिन, और 15 दिन तो वहाँ रहा था, और 6 महीने वो जेल के अंदर रहा। फिर उसके बाद उसकी जमानत हुई थी, और आज ऑर्डर सुनाया जा रहा है। तो आज ऑर्डर क्या हुआ? 4 साल। तो इस 4 साल में से उतना टाइम पीरियड माइनस करना पड़ेगा, सेट ऑफ, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग। कितना? माइनस 4 महीने और 15 दिन। तो 4 साल में से हम 4 महीने और 15 दिन, 4 महीने तो वो अंदर रहा था, फिर जमानत हुई थी, और 15 दिन पुलिस वालों ने अपने पास रखा था। इस तरह से तो जो इसको सजा मिली है, इसमें से कम होंगे ये, इसमें से कम नहीं होंगे। 4 साल 9 महीने, 4 साल 9 महीने में से कम नहीं होंगे, 4 साल में से कम होंगे। अगर वो फाइन नहीं दिया तो उसके तो 9 महीने वो अंदर काट के, 9 महीने का अलग है वो, तो इसमें से कम होंगे उसके। विरुद्ध मुजरा किया जाएगा, मुजरा मतलब सेट ऑफ, तो सेट ऑफ कर दिया इसमें से, ये बताया गया है। और ऐसी दोष सिद्धि पर उस व्यक्ति का कारावास में जाने का दायित्व उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के शेष भाग तक, शेष भाग तक। अब कितना रह गया? 3 साल 4 महीने, तो ये मानो हटा दो, 3 साल 8 महीना 15 दिन, ये हटा दो, 3 साल 7 महीने 15 दिन बाकी का बचा हुआ है। तो 3 साल 7 महीने 15 दिन जब पूरे हो जाएंगे और फाइन नहीं दे पाएगा तो 9 महीने का एडिशनल वो इम्प्रिजनमेंट काट के आएगा। तो यहां पर यह बताया गया है कि जब फाइनल डिसीजन हो जाता है, अभियुक्त को सजा सुना दी जाती है, तो जितना पीरियड वो अंदर पहले काट चुका है ड्यूरिंग ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन जो भी है, वो पीरियड उसकी फाइनल सजा में से कम हो जाएगा। फाइन पे नहीं करने पे 9 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगेगा, कोर्ट ये पहले बोल देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है 4 साल 9 महीने में से कम होगा, बल्कि सब्सटेंटिव सेंटेंस जो है उसमें से कम होगा। और यहां पर 468 का जो ये सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। लेकिन अभी एक प्रोवाइजो और है इसके साथ।
provide that in case referred to in section 475 such period of detention shall be set off against the period of 14 years referred to in that section. इस प्रोवाइजो को मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये प्रोवाइजो आपको किसी हालत में अभी समझ में नहीं आएगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से यहां पर सेक्शन 468 कंप्लीट होता है। सेक्शन 469 जो लिखा हुआ है सेविंग, इसका जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है नथिंग इन सेक्शन 466 और 467 शैल बी हेल्ड टू एक्सक्यूज any person from any part of the punishment to which he is liable upon his former or subsequent conviction. 466 या 467 की कोई बात किसी व्यक्ति को उस दंड के किसी भाग से क्षम्य करने वाली नहीं समझी जाएगी जिसका वह अपनी पूर्व या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर दायी है, कि वो पहले उस पर कन्विक्ट हो चुका है, इस मामले को लेकर के वहाँ पे चल रहा है मुकदमा, मैं वो सज़ा भुगत रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी मुझे माफ़ कर दो, ये कर दो। ऐसा कुछ नहीं चलेगा कि आप पहले वो भुगत रहे हैं तो हम आपको इसके लिए माफ़ कर दें, वो अलग है ये अलग है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो 469 का जो सबसेक्शन 1 है वो इतना कोई टिपिकल नहीं है। आइए 469 का जो सबसेक्शन 2 है बस उसे और समझिए आप। When an award of imprisonment in default of payment of fine is annexed to a substantive sentence of imprisonment, जब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय कारावास के मुख्य दंडादेश के साथ उपाबद्ध है। सबसेक्शन 2 ने कहा कि कोर्ट ने सुनाया है 4 साल का कारावास प्लस 5,000 रुपये जुर्माना, और यदि आप जुर्माना नहीं देंगे तो आपको 9 महीने का कारावास होगा। और ये जो 4 साल का है इसे बोलेंगे मुख्य दंडादेश, ठीक है, सब्सटेंटिव सेंटेंस। जब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय कारावास के मुख्य दंडादेश के साथ उपाबद्ध है, साथ में ही है इसके, और दंडादेश भोगने वाले व्यक्ति को उसके निष्पादन के बाद कारावास के अतिरिक्त मुख्य दंडादेश या अतिरिक्त मुख्य दंडादेश को भोगना है, तब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय तब तक क्रियान्वित नहीं किया जाएगा जब तक वह व्यक्ति अतिरिक्त दंडादेश या दंडादेशों को भुगत न चुका हो। हुआ क्या, एक ऑफेंस है ये, है ना, उसके अंदर ये हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी वो 4 साल उसके भुगत लिया, फाइन अभी आया नहीं है, 9 महीने का भुगतने का अभी बचा हुआ है। इतने में क्या हुआ, एक दूसरे ऑफेंस के अंदर इसको 2 साल का इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल गई। तो ऐसी सिचुएशन में 4 साल पूरे होने के बाद 9 महीने वाला जो फाइन के एवज में जो 9 महीने की सजा है वो नहीं भुगतेगा, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट भुगतेगा, और 2 साल के इम्प्रिजनमेंट के बाद 9 महीने का कारावास भोगेगा, जब तक वह व्यक्ति अतिरिक्त दंडादेश या दंडादेशों को भुगत न चुका हो, until the person has undergone the further sentence or sentence। फर्दर सेंटेंस, ये है फर्दर सेंटेंस, जब तक ये फर्दर सेंटेंस पूरा नहीं कर लेता ये चालू नहीं होगा। हम लोगों ने यही तो पढ़ते हुए आ रहे थे कि बाद वाला कब चालू होगा, जब पहले वाला पूरा हो जाएगा। लेकिन इस वाले मामले में जब ये वाली बात आती है ना कि जुर्माना नहीं देने पर 9 महीने का कारावास होगा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन, अगर इम्प्रिजनमेंट की बात आती है तो ये वाला इम्प्रिजनमेंट और बाद में अगर कोई इम्प्रिजनमेंट आ गया तो उसके जब ये पूरा हो जाएगा ना तो उसके बाद चलेगा ये
9 महीने वाली बात, और यहाँ पर 469 कंप्लीट होती है। और इसके बाद आता है सेक्शन 470, रिटर्न ऑफ वारंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, यानी जब दंडादेश पूर्णतः निष्पादित किया जा चुका है, सेंटेंस भोगने के लिए जो वारंट भेजा जाता है, तब उसका निष्पादन करने वाला जो अधिकारी है, उसको एग्जीक्यूट करने वाला जो ऑफिसर है, वारंट स्व हस्ताक्षर सहित प्रष्टांकन द्वारा उस पर वो सिग्नेचर करेगा, एंडोर्स करेगा, लिखेगा कि भाई जो हमने इस वारंट की तामील, हमने इस वारंट का एग्जीक्यूशन करवा दिया है, उस रीति को प्रमाणित करते हुए जिससे दंडादेश का निष्पादन किया गया था, इस सेंटेंस को आपने कैसे एग्जीक्यूट किया वो उसमें लिख करके उस न्यायालय को जिसने उसे जारी किया था लौटा देगा। व्हेन ए सेंटेंस हैज़ बीन फुली एग्जीक्यूटेड, जब वो पूरा हो जाएगा सेंटेंस उसका, द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग इट शैल रिटर्न द वारंट टू द कोर्ट, जिस कोर्ट ने वो वारंट जारी किया था उसको रिटर्न कर देगा, विद एन एंडोर्समेंट अंडर हिज हैंड सर्टिफाइंग द मैनर इन विच द सेंटेंस हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पर सेक्शन 470 कंप्लीट होता है। अब बात होती है सेक्शन 471 की, मनी ऑर्डर टू बी पेड रिकवरेबल एज ए फाइन। बहुत ही सिंपल है, यहाँ आपको सबसे पहले ये समझ लेना है फाइन और मनी में क्या फ़र्क है। देखिए, दरअसल यहाँ बात हो रही है मनी। जब कोर्ट कभी ये कहता है कि आप कंपनसेशन पे करिए, वो एक अलग चीज़ है, फाइन एक अलग चीज़ है। जैसे कि मेंटेनेंस वाला मामला है, उसके अंदर कोर्ट ने कहा कि आप इतना अमाउंट इसको दीजिएगा, वो मनी है, और यदि उसने वो नहीं दिया तो वो मनी उस व्यक्ति से रिकवर की जाएगी इस तरह से जैसे कि फाइन रिकवर किया जाता है। और यहाँ पर सेक्शन 471 कंप्लीट होता है। तो आज हमने सेक्शन 465 से 471 तक कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।